How are you all? So, once again, I'm at chapter number 13, immunity, and today's topic is inflammation, which is the part of second line of defense. So, today's target is, by the way, second line of defense, although we are covering all of the different paths of second line of defense. But my today's main topic is inflammation. What is inflammation? So, do you have any idea? So let's get checked it out. So have you ever gone through inflammation? So you have to share your experiences of inflammation. So inflammatory response. First of all, we need to define what inflammatory response is. Inflammation occurs when tissues are injured by bacteria, trauma, toxins, heat, and this is basically the basic causes, right? So these are basically the causes of the inflammation. There can be a microorganism responsible to inflamed a tissue or an organ, maybe some accidents, injuries, or any heat. So so there are symptoms of inflammation. So आपने कभी नोटिस भी किए होंगे कि 5 सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के. द वेरी फर्स्ट वन इज पेन, राइट? पेन, देन हीट, देन रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन. सो आपने देखा जैसे ही चोट लगी आपको वहाँ दर्द शुरू हो गया, राइट? दैट वर इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स फॉर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, दैट इट got some pain at the point of injury or at the point of infection or at the point of any accident. So then we have noticed that this part would have some higher temperature than the rest of the body. So वो थोड़ा सा गर्म महसूस होता है हमें. फिर रेडनेस, वो जगह रेड सी हो जाती है और स्वेल्ड हो जाती है, स्वेलिंग होती है, पेन भी होती है. और लॉस ऑफ फंक्शन में भी आपने ऑब्जर्व ना किया हो अभी तक अपने एक्सपीरियंसेस में, लेकिन ये 5 है. तो ये तो कभी हुआ होगा ना कि कोई छुरी से कुछ काट रहे हैं तो आपको एकदम एकदम उंगली में कट लग गया. वो कट लगने से क्या हुआ? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. लेकिन ब्लीडिंग स्टार्ट होने के साथ और क्या हुआ? आपकी स्किन डैमेज हो गई, है ना? आपका फर्स्ट बैरियर यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हिट हो गया. वो तो वहाँ से कट गया. जैसे ही वहाँ से कटा, अब वहाँ से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मौका मिल गया अंदर जाने का. लेकिन आपको कट लगा है तो आपको पेन हो रही है, ठीक है ना? और थोड़ी देर में जब वो हीलिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी तो आपको वहाँ पे महसूस होगा कि वो बाकी बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा वार्म होता है ना, हीट सा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है. और वो जगह लाल लाल हो जाती है, बाकी जिसम से डिफरेंट हो जाता है उसका कलर. और स्वेल्ड भी आपको थोड़ी सी फूली हुई लगती है, तो वो स्वेलिंग होती है. अब ये सब कुछ क्यों होता है? बहरहाल ये बाहर हम देखते हैं कि क्यों होता है, लेकिन ये है क्या? ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की निशानियां हैं. दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट? सो लुक एट दिस एग्जांपल. दिस इज वन ऑफ द स्प्लिंटर. अब कोई स्प्लिंटर, कोई चीज़, कोई सुई, कोई पिन, कोई निब आपकी स्किन में एंटर हो गई है, ठीक है ना? कोई कांटा है, कुछ भी है, थॉर्न्स हो आप कह रहे हो, तो वो आपकी स्किन में गेट एंटर. तो अब क्या हुआ? आपने उसको खींच के निकाल लिया. और वो बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, देखो, मगर वहाँ पे अंदर एक उसी तरह का एक आपका डिस्टर्ब होगी स्किन, वहाँ के सेल्स डैमेज हो गए, ठीक है? डैमेज हो गए, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो गया. देखो रेड सा नज़र आ भी रहा है और फिर स्वेलिंग भी होगी और बाकी चीज़ें भी होंगी. मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे न्यू स्किन डेवलप हो जाएगी और आपका वो स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी. अब देखते हैं कि ये है क्या. मेजर इवेंट्स हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के. लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यू हैव नोटिस, आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं खुदा ना खास्ता एनीवेज, सो आपको कभी कोई इंजेक्टेबल मेडिसिन देनी थी, यानी कि इंजेक्शन लगाने थे या कोई टीका लगाना था, ठीक है ना? अब वो क्या हुआ कि उसने क्या किया? एक तो उसने डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ की. सेकेंडली, जब वो आपकी स्किन में इसको पियर्स करने लगता है तो वो क्या करता है कि एक स्वैब ले लेता है. उस स्वैब में उसने स्पिरिट या इस तरह की कोई चीज़ ली होती है, जिससे फिर वो आपकी स्किन पे रब करता है. क्यों रब किया उसने? ताकि वहाँ पे मौजूद सारे जर्म्स की किलिंग की जा सके, ठीक है? क्या मकसद था? टू रिमूव द ऑल ऑफ द जर्म्स फ्रॉम दैट स्किन, क्योंकि जब वो पियर्स करेगा तो स्किन में होल हो जाएगा. अब उस होल के थ्रू तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले जाएंगे. सो उसकी सुई पे, नीडल पे, सिरिंज की नीडल पे वहाँ से स्किन से जर्म्स लग जाएंगे और फिर वो या कभी हमने कभी कोई मूवी देखी हो तो मूवी में हम देखते हैं कि जो डॉन टाइप लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कोई गोली लग जाती है तो वो फिर क्या करते हैं, वो अपनी छुरी को, है ना, उनके पास कोई अरेंजमेंट्स तो नहीं होते ना, तो वो उसको वार्म अप करते हैं. वार्म करके वो स्किन के अंदर इंसर्ट करके अब कोई भी अपनी गोली वगैरह रिमूव कर रहे हो तो क्या वजह थी? वजह ये थी कि उसके ऊपर मौजूद जर्म्स को किल किया जा सके, वरना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़
the द फर्स्ट बैरियर, जब वी हैव लॉस्ट द फर्स्ट बैरियर, जब आपका फर्स्ट बैरियर कट हो जाता है तो आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस शुरू है, और आपका फर्स्ट बैरियर जब तक कि इंटैक्ट है आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। सो ओके, अब क्या हो रहा है कि इस पहली फिगर में आप देखो 1 लिखा हुआ है, स्प्लिंटर एंटर हुआ, स्प्लिंटर के साथ बहुत से जर्म्स अटैच्ड नजर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन करके उन्होंने थोड़ा आइडेंटिफाई किया, उसने स्किन को पियर्स कर दिया, यू कैन नोटिस इन दिस डायग्राम, लेट मी टेक द पॉइंटर। अच्छा, आपने नोटिस किया वो अंदर एंटर हो रहे हैं, जैसे ही वो अंदर एंटर हुए तो इर्द गिर्द के सेल्स और मास्ट सेल्स और इन्फ्लेम्ड सेल्स इन्होंने केमिकल सिक्रीट करने शुरू कर दिए। बहुत से केमिकल्स हैं जो जो मशहूर हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली इनमें हिस्टामीन है। हिस्टामीन एक एलर्जिक रिएक्शन वगैरह इस तरह के रिएक्शंस को भी स्टार्ट कराने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, वो आ गया, अब उसका मकसद क्या था, यहाँ ये केमिकल जमा हो गए, इसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स लीकी हो जाएं। इन केमिकल्स का मकसद क्या था कि ये अट्रैक्ट कर सकें इस जगह की तरफ ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स को, अट्रैक्ट कर सकें प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स आपको याद है, तो फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इज टू कन्वर्ट इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू एक्टिव फाइब्रिन, है ना, ताकि फ़ौरन से ब्लीडिंग को रोका जा सके, वरना तो बहुत सा खून वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, और फिर ये जो केमिकल्स की डॉट्स डॉट्स नजर आ रही है, ये मास्ट सेल्स हैं, ये मैक्रोफेजेस हैं, ये पीछे से न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं। आपको याद है ना, दो तरह के मैंने आपको बताए थे कि दो तरह के सेल्स हैं इम्यून सिस्टम में जो फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज़ मैक्रोफेज, द अदर इज़ न्यूट्रोफिल। तो ये दो सेल्स जो हैं ये दोनों फेगोसाइटोसिस करा सकते हैं और कोई भी नहीं करवा सकता। अच्छा, फिर केमिकल मैक्रोफेजेस हो गए, ये केमिकल से अट्रैक्ट हुए, आके उन्होंने फटाफट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहेल अपने एंडोसाइटोस करना शुरू किया। यहाँ पे देखा आपने न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस दोनों लगे हुए हैं, ग्रीन ग्रीन अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड्स जो है इनको हेल्प आउट कर रहे हैं, फ्लूइड निकल निकल के जा रहे हैं, ताकि क्या मकसद है, ताकि इनको इस जगह को स्वेल्ड बनाया जा सके। अब स्वेलिंग की दो वजूहत हैं, वो एडेमा सा बेसिकली हो जाता है कि वहाँ पे लिक्विड जमा हो जाता है, वो ये यही सारे केमिकल्स इन सेल्स में से निकल निकल के वहाँ जमा हो जाते हैं, तो वो जगह थोड़ी सी फूली फूली सी लगने लगती है। दूसरी एक वजह वहाँ फूलने होने की ये भी होती है कि वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं, और वो इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते लड़ते खुद उनकी भी डेथ हो जाती है। सो वर इज़ पस, पस का नाम शायद सुना हो आपने। तो पस क्या होती है, एग्रीगेशन और कलेक्शन ऑफ डेड वाइट ब्लड सेल्स, कलेक्शन ऑफ डेड वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देखो हमारे ये यहाँ पे वो एक तो हीलिंग होना शुरू हो गई है, कॉम्बेट बन रहा है, ये ब्लड क्लॉट बन गया ताकि मज़ीद कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर भी ना हो और ब्लड भी वेस्ट ना हो। और आप देख रहे हो उनके अंदर सारे ग्रीन ग्रीन जमा हो गए हैं, और यहाँ से ये सरफेस में से स्किन में से जर्म्स का ख़त्मा हो गया है। तो मकसद क्या था इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का, इसका मकसद था कि इनिशियली फौरी तौर पे ऐसी अरेंजमेंट की जा सकें कि वो तमाम तर जर्म्स को वहाँ से ख़त्म कर दे, एक ऐसा रिस्पांस जनरेट किया जाए कि जल्द अज जल्द हीलिंग हो और जल्द अज जल्द जर्म्स को वहाँ से गायब किया जा सके, कि वो फर्दर कोई मज़ीद बड़ा नुकसान पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ना बन जाए, कोई वजह ना बन जाए कोई मज़ीद नुकसान पहुँचाने की। So let's get the main concept. So the damaged cells release chemicals including histamine, bradykinin and prostaglandin. तो ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं, मज़ीद सेल्स को अलर्ट करते हैं, और सेल और जो ब्लड वेसल्स हैं सॉरी ब्लड वेसल्स वगैरह इनको थोड़ा मज़ीद लीकी बना देते हैं, ताकि लाइक आप ही समझो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उस जगह में लो कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएँ कैपिलरी, आराम से ये चीज़ें बाहर निकल के आ जाएँ। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या करते हैं ये, ब्लड वेसल्स टू लीक फ्लूइड इनटू द टिश्यूज, में मैंने बता दिया, स्वेलिंग हो जाती है। The function of the inflammation is to eliminate the initial cause of cell injury. This is the most important line. आप highlight कर लो, note कर लो. Majorly the function is to eliminate the initial cause. आपने सबसे पहले उस कॉज को फिनिश करना है जो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और जिनकी वजह से वो केमिकल सिक्रीट होना शुरू हुए, जिनकी वजह से मैक्रोफेज वहाँ ट्रेवल करके गए, उसको ख़त्म करना है, ठीक है ना, वो टारगेट है। फिर वहाँ पे जो अब डेड सेल्स हो गए, डैमेज सेल्स है ना, जिनको अभी अभी कुछ घुसा है जिनके अंदर, कुछ पियर्सिंग हुई है तो वो डैमेज हो गए हैं सेल्स, उन सारे डेड सेल्स को वहाँ से गायब करना दूसरा मकसद था, क्लीनिंग मकसद था। और फिर फाइनली इनिशिएट करना टिश्यू रिपेयर। ये 3 काम है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के। नंबर 1, इनिशियल कॉज को सबसाइड करना, नंबर 2, नेक्रोटिक सेल्स की क्लीनिंग, ठीक है, एंड नंबर 3, टिश्यू रिपेयर।
सो याद रखना ये 3 पॉइंट। अच्छा जी, द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द सराउंडिंग टिश्यू। वही जो तीसरा काम था, उसका काम यही है कि फर्दर चीज़ों को इर्द गिर्द के मज़ीद सेल्स डैमेज ना हो पाए। तो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ये एक एग्जांपल है, आपका कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो छोटा मोटा पाँव में, तो या कहीं पे भी मसल्स में, तो ये नील का इन्फेक्शन हुआ हुआ है। फिर ये एक कोई रीसेंट सर्जरी है। इस रीसेंट सर्जरी के दौरान अभी यहाँ पे स्टिचेस लगी हैं, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा है कि इट इज़ बिट स्लाइट स्वेल्ड एंड कुछ रेड रेड सा भी आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये क्लॉट्स बने हुए हैं और स्वेलिंग भी है। अब ऑब्वियसली ये जगह रेड 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 भी लग रही है और ये जगह वार्म भी होगी। वार्म क्यों हो जाती है? कि बिकॉज ऑफ द कैरिंग आउट द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो आ जाता है। हाँ, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये है आप ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जॉइंट्स की जो भी इश्यूज होते हैं। ओके, अब ये एक नॉर्मल जॉइंट है। नॉर्मल जॉइंट में आप आपने वो कभी खाने में खाई होगी ना चिकन, उसका आपने नोटिस किया कार्टिलेज कितना मज़े का उसकी बोन्स के एंड पे चढ़ा हुआ होता है, कितना मज़ा आता है। ऐसे ही कार्टिलेज हमारी बोन्स के एंड पे भी चढ़ा हुआ है। बताइए आप सबको, हेलाइन उसको हम कहते हैं, कार्टिलेज होता है जो लॉन्ग बोन्स पर होता है। अब ये इस पे कार्टिलेज की कवरिंग है, इसके ऊपर दूसरी बोन, ये नी जॉइंट है और ये ऊपर वाली थाई बोन है और ये नीचे वाली बोन है उसकी टांग की। Now you can see that it is very visible in this diagram that this bone is covered with some cartilage, this bone is too covered with the cartilage. But there is overall another capsule-like structure is present around the bone, right? That what is called a synovial joint. क्यों? क्योंकि ये movable joint है। That synovial joint has synovial membrane, जो जॉइंट को इर्द गिर्द से कवर कर रही है उसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर भरा हुआ होता है एक लिक्विड, दैट व्हाट इज कॉल्ड अ साइनोवियल फ्लूइड। और इस साइनोवियल फ्लूइड के जहाँ भरा हुआ तो उसको कहते हैं साइनोवियल कैविटी, इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। फिर आप आगे आओ, इसमें क्या और नज़र आ रहा है कि अब वो कार्टिलेज किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी माइक्रो या रिमोटॉइड में, तो इम्यूनिटी आपका अपना वाइट ब्लड सेल्स ईट अप कर जाते हैं। सो एनीवेज, तो यहाँ पे उसने क्या ईटअप कर लिया, इसने यहाँ का कार्टिलेज ईटअप कर लिया है। कार्टिलेज जब ईटअप कर लिया तो दोनों बोन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया और वो दोनों बोन्स आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, दोनों आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, स्वेलिंग हो गई है। ये आपको नेक्स्ट फिगर में नज़र आ रहा है कि वो सारी जगह इन्फ्लेम्ड हो गई है, बोन की शेप देखो कितनी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। सो दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स। सो ये सारी एग्जाम्पल्स इन्फ्लेमेशंस की हैं। So if you have any question up till now, you can ask me. Anyways, look at these illustrations. So ये सारी मैं आपको explain कर चुकी हूँ। वही है, ये आपकी किताब से डायग्राम एक ली हुई है। So same steps are there once again. हाँ, इसमें एक ये चीज़ थी कि ब्लड क्लॉट पहले बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे पिन पियर्स हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, केमिकल्स आए, मैक्रोफेजेस पहुँचे टारगेट की तरफ और पहुँचने पर उन्होंने ईटिंग अप शुरू कर दी है और ये केमिकल्स मज़ीद हेल्प कर रहे हैं इनको निकलने में। ब्लड क्लॉटिंग भी साथ साथ हो रही है, रिपेयर शुरू हो गई है और ये वाइट ब्लड सेल्स की अब डेथ होगी साथ साथ। So I have arranged a few questions for you as well. So first question for you is, which chemicals, what are the chemicals released during inflammation? कौन से chemicals release होते हैं and why are they important for? Name the chemicals. So I can tell you the chemicals और वो होते हैं histamine, bradykinin, prostaglandins. These chemicals are released during the inflammation and from the damaged cells, है ना। और इनका मकसद क्या होता है? They are important to create the swelling and they are important to make the vessels more leaky, ताकि क्या फ़ायदा हो, to reach the micro, this would help the macrophages and the white blood cells to the target area. So question number 2, what are the reasons of swelling at inflamed region? क्या रीज़न होती है स्वेलिंग की जी? जो पहला रीज़न क्या होता है कि वो जो इन्फ्लेम्ड सेल्स हैं केमिकल्स रिलीज करते हैं, ओइडेमा प्रोड्यूस हो जाता है। सो वहाँ वो स्वेलिंग सी करते हैं। दूसरा रीज़न क्या होती है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ द डेड वाइट ब्लड सेल्स फर्स्ट। So तीसरा है जी, which process will take place here to kill the microorganisms and what kind of cells are responsible to do that? तो कौन सा process है?
endocytosis है, phagocytosis है, by the way, and macrophages and neutrophils are responsible to do that. तो ये तो हो गया, तो एक ये थोड़ा सा हमने recap भी कर लिया. इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करो अच्छी तरह से. If you have any further question, you can ask me, tell me, to improve the channel. I need your feedback. So we will meet again in the next lesson. Up till now, up till then, Allah Hafiz.